ओके, सिंपल स्ट्रक्चर। अब क्या मैं कहती थी कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक, कोई आपके पास प्रॉपरली, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई जो मैं अभी एग्जांपल ले रही थी कि आपके पास लेट्स सपोज मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें मैं सेल्स को भी खुद ही देख रही हूँ, मैं जो भी मे बी जो मैंने जो बाहर से लोगों से सप्लाई की डीलिंग करनी है वो भी मैं खुद ही कर रही हूँ, छोटे सा मेरा बिजनेस है, छोटी सी शॉप है मे बी। तो यहाँ पे क्या एक सिंगल बॉस है, वही सारी चीज़ों को चेक कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड है, मैं ही डिसीजन लूँगी बिकॉज आई एम द बॉस, आई एम द ओनर ऑफ दैट स्टोर। डिपार्टमेंट मुझे इतने बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने एचआर को भी खुद ही देख रही हूँ, मैंने कैसे मार्केट करना है उसको भी मैं खुद ही देख रही हूँ, मे बी जो भी आपके पास मनी का फ्लो है, जो भी आप कह लो फाइनेंस की चीज़ें हैं वो भी मैं खुद ही देख रही हूँ मे बी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आप सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, अगर नीचे डायग्राम के फॉर्म में कह जी एक जैक गोल्ड एक ऑनर मैनेजर है, उसने क्या नीचे वो अपने पास साथ दो सेल तीन सेल्स नहीं सॉरी 1 to 5 सेल्समैन रखे हैं, एक कैशियर रखा है और एक उसका सिंपल सा छोटा सा कुछ स्टोर है। तो क्या है यहाँ पे इन सेल्समैन को और कैशियर को इन सबको वो खुद ही देख रहा है क्योंकि वो ऑनर है, वो बॉस है, वो मैनेजर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जब हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं दैट इज़ गुड, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि बहुत सिंपल सा होता है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, फास्ट है, मैंने ही डिसीजंस लेने हैं, मैं जल्दी जल्दी ले लूँगी, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेक्सिबल है, कहीं पे मैंने कहा था फॉर्मल नहीं है, लेस फॉर्मलाइजेशन है, जहाँ पे चेंजेस की जरूरत पड़ती है हम कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव टू ऑपरेट, मुझे अलग से एक फाइनेंस का मैनेजर नहीं रखना पड़ा कैशियर को देखने के लिए, मे बी मुझे अलग से मार्केट करने के लिए अलग बंदा नहीं रखना पड़ा, सेल्स के मुझे सेल्स मैनेजर नहीं रखना पड़ा, मैं सारे काम खुद ही से किए जा रही हूँ एज अ बॉस। तो यहाँ पे इतना कोई आपको इनएक्सपेंसिव या महंगा भी नहीं पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी इज़ क्लियर, सिंपली आपके पास हर चीज़ क्लियर होती है, गुड ट्रस्ट। अभी ऑब्वियसली बात है, यू आर द मैनेजर, आप कोई हायरार्कीज नहीं है आपके पास, डायरेक्ट जो भी सिचुएशन है करंट वो आप तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो कर जाता है, शुरू शुरू में स्टार्टअप में दैट इज़ गुड, लेकिन जब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करना शुरू कर जाता है, आपने पहले आपने लेट्स सपोज मैं कही थी यहाँ पे कोई मैंने एक कैशियर रखा है, 6 सेल्समैन रखे हैं, लेकिन ना मेरा बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, मुझे 10 सेल्समैन रखने की ज़रूरत है, मुझे 2-3 कैशियर रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपके पास जो आपके पास है, वहाँ पे आप ये वाला स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता। क्यों? बिकॉज़ इट इज़ लो फॉर्मलाइज़ेशन, मैंने इतने को रूल्स ही नहीं बनाए हुए, 4 सेल्समैन है उनको खुद ही मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, किसको की ड्यूटी असाइन कर देती हूँ। अब 10 या 20 जब मैंने रखे हुए हैं तो वहाँ पे फॉर्मल मुझे कोई रूल्स बनाने पड़ते हैं। हाईली सेंट्रलाइजेशन टेंड टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एट द टॉप। अब मुझे 4 बंदे मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे आके सिचुएशंस बता रहे हैं, व्हाटएवर जो भी बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन अब मैंने एक बहुत बड़ा लेट्स सपोज़ मेट्रो काइंड ऑफ स्टोर रख ली है, वहाँ पे आपके पास बहुत, अब सारे लोग मुझे ही आके इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की दे रहे हैं तो ओवरलोड हो जाता है। यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है ये ऑर्गेनाइज़ेशन। डिसीजन मेकिंग टिपिकली बिकम स्लो, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाते हैं आपकी वजह से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा जो एक सिंगल एग्जेक्टिव है वो हर चीज़ को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता एट टाइम जब आपका बिजनेस एक्सपेंड कर जाता है, राइट, और अल्टीमेटली वो फेल हो जाता है। सो ओवरऑल वो कह रही है कि इसमें क्या है, सारी चीज़ें एक बंदे के हाथ में ही होती हैं जो बॉस है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन वन पर्सन। लेकिन वो कहने हैं अगर इस तरह का स्ट्रक्चर में एक जो बॉस है, मे बी एक जो आपका मेन पर्सन है जो डिसीजंस ले रहा है, अगर वो बीमार हो गया, कोई मसले मसाइल हो गए, तो आपके ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है उन उस पे उसका असर होता है। सो छोटी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल बिजनेसेस काइंड ऑफ वहाँ पे ठीक है, बट अदरवाइज दैट इज़ नॉट दैट मच गुड। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो कह रही हैं ब्यूरोक्रेसी। तो आपका फर्स्ट वर्ड उन्होंने यूज़ किया स्टैंडर्डाइजेशन, ब्यूरोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो, जहाँ पे प्रॉपरली स्टैंडर्ड सेट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, प्रॉपरली हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है, प्रॉप जो आपका सिंपल था ना ये उसका आप रिवर्स कर लो, यहाँ पे वहाँ पे कोई चीज़ इतनी फॉर्मल नहीं होती, यहाँ पे हर चीज़ फॉर्मलाइज्ड होती है। ठीक, वहाँ पे आपके पास, अच्छा यहाँ पे थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जैसे लेट्स सपोज़ आपका बैंकिंग सेक्टर है, या आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, या आपके पास कोई आपके पास कोई आपका स्टोर है, ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहा है। कोई भी इस तरह की चीज़ें, या जैसे उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ दैट कलेक्ट योर टैक्सेस, ये इस तरह की
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ दे ऑल रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज वर्क प्रोसेसेस फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्रॉपर उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रखने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें फॉर्मल करनी पड़ती हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या है? हाईली रूटीन ऑपरेटिंग टास्क अचीव थ्रू स्पेशलाइजेशन। जो हमने शुरू में डिपार्टमेंट्स की स्पेशलाइजेशन की, वर्क स्पेशलाइजेशन की बात की थी, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि प्रॉपर जो आपने कोई इनको एक लेट सपोज आपने उनको काम करने का जो तरीका बताया, जो रूटीन उनकी सेट की है, उन उसी के अकॉर्डिंगली दे कीप ऑन वर्किंग। वेली फॉर्मलाइज रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या काम कैसे करना है, किस चीज़ आपने उनको बताई होती है, उसी को ए टू जी वो फॉलो करते हैं, खुद से कुछ नहीं कर सकते एम्प्लॉय आपके। टास्क ग्रुप इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शंस में आप डिवाइड कर लेते हो और अपने काम को। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, एक ही बॉस, एक ही सीईओ है जिसने डिसीजंस लेने हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्ट आपके पास ऑल द टाइम जो है आपके पास आपका एक इमीडिएट बॉस वगैरह अवेलेबल है, इमीडिएट मैनेजर है जो कि आपकी सारी प्रोसेसिंग वर्किंग वगैरह को नोटिस कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग दैट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड, सीईओ डिसीजन लेगा, उसके बाद आपके पास हाई जो आपके मैनेजर्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, फिर आपका लो लेवल तक आएगी, फिर आपके पास आएगी, ऑपरेशन वालों के पास आएगी। तो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड चल रही होती है। आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप प्रॉपरली आप अपने बॉस को, वो मे बी आपका प्रेसिडेंट है तो वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट आगे सीईओ को रिपोर्ट कर, इट डिपेंड जो भी हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की। तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपके पास आपके अपने हाथ में नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जी अच्छी बात है एक तरह से उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ हाईली एफिशिएंट। ये तरीका बहुत, ये ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। ठीक, इस तरह कह रहे हैं आपको थोड़ा सा इकॉनमी, आपको थोड़ी सी कॉस्ट बेनिफिट भी हो जाता है, आपको थोड़ा सा डुप्लीकेशन नहीं होती। क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिड्यूस होती है, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉय हु कैन स्पीक द सेम लैंग्वेज अमंग देयर पीयर्स। एक ही रूल है, एक ही रेगुलेशन है, सारा कुछ वही ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो कर रहा होता है। ठीक, तो वहाँ प्रॉब्लम्स थोड़े से वो कह रहे हैं कम हो जाते हैं। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके पास थोड़ी सी आपको सेविंग्स भी आ जाती हैं। लेट्स सपोज अब मार्केटिंग का मैंने डिपार्टमेंट बनाया, अब मार्केटिंग के सारे लोग मैंने एक जगह इकट्ठे सेट कर दिए, एचआर का किया वो आपने एक जगह उनको अलाइन कर दिया, तो आपको पता चल जाता है हु इज़ गोइंग टू डू व्हाट, और वहाँ पे आप डुप्लीकेशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हाईली फॉर्मलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, देयर इज लिटिल नीड फॉर इनोवेशन एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, मगर वो कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे इनोवेशन या क्रिएटिविटी के चांसेस थोड़े से कम भी हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपके जो सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्हीं ने डिसीजन लेना है, उन्हीं ने चेक करना है। तो आप अपनी मर्जी, जो थोड़ी सी फ्रीडम है, वो आपको यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर में नहीं होती। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट पैराग्राफ इस हेडिंग का हाईलाइटेड है, वो कह रहे हैं एक और मसला भी है इस तरह के ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर का, कि आपके पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ऐसा केस है जिसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, व्हेन केसेस डू नॉट प्रिसाइजली फिट द रूल्स, जब जो आपके रूल्स हैं उनके मुताबिक आपकी जो आपने डिसीजन लेना है वो उसके मुताबिक नहीं एडजस्टमेंट हो रही, तो आप जो ब्यूरोक्रेट है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी में आपके पास इतना चांस नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी चेंजेस कर सको। तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। देयर इज़ नो रूम फॉर मॉडिफिकेशन, द ब्यूरोक्रेसी इज एफिशिएंट ओनली एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयज कन्फ्रंट फेमिलियर प्रॉब्लम विद प्रोग्राम डिसीजन रूल्स। एक को मुझे मसला आ रहा है, उसके रिलेटेड उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इन्होंने प्रॉपर रूल अप किया हुआ है, वहाँ तक तो इट्स गुड। लेकिन जहाँ पे आपको कोई इस तरह के है जो आपके रूल्स रेगुलेशन से थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इस तरह की ब्यूरोक्रेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, नंबर 1 इज सिंपल एंड नंबर 2 इज ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, तीसरे में वो कह रहे हैं एक और आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स क्या है? वो कह रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, आपकी प्रॉपर रिसर्च की कुछ लेबॉर्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह, ये लोग जो हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होता है आपके पास, सिंपली उन्होंने
बोला भाई इट कंबाइन टू फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैट्रिक्स है ना, आप क्या करते हो, आप दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को कंबाइन कर देते हो। कौन कौन से, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो। नीचे उन्होंने बताया हुआ जैसे आपके पास BMW, प्रॉक्टर एंड गैमल, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रही हैं। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस एग्जांपल को देखें फिर हम रीड आउट करते हैं। मैट्रिक्स में क्या उन्होंने कहा कि आप प्रॉपरली दो डिपार्टमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट को और एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है। दो जब आप फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं तो उन दोनों के मैनेजर्स होते हैं। मींस कि इस तरह के स्ट्रक्चर में आपके पास दो बॉसेस होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड याद है आपने पढ़ा हो कि यू हैव टू रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू बॉसेस, वन बिलोंग टू फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड द अदर वन बिलोंग टू द प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कॉलेज है जहाँ पे मैट्रिक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। उन्होंने आपको छोटा सा एक टेबल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स सपोज अकाउंटिंग, फाइनेंस, डिसीजन मैनेजमेंट, मार्केटिंग का, ये आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। ये अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये फाइनेंस का, ये डिसीजन लेने का, ये मैनेजमेंट और ये मार्केटिंग। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट जैसे ये BBA आप लोगों के, मास्टर्स, PhD, रिसर्च और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ पे एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रॉपरली आपके पास कोई प्रोडक्ट उनकी क्या है, यही जो उनके प्रोग्राम्स हैं, यही जो ऑफर कर रहे होते हैं आपको, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो इस एग्जांपल में ये प्रोग्राम जो है वो प्रोडक्ट है और ये फंक्शंस है। आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसका क्या मतलब है, अब लेट्स सपोज कोई टीचर है, उसने वो अंडर ग्रेजुएट को अगर डील कर रहे हैं तो वो अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम मैनेजर उसका होगा उसको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और आपके पास जो उसके अकॉर्डिंगली जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, मे बी मैनेजमेंट का, उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ड्यूल चेन ऑफ कमांड है, दो बॉसेस है। थोड़ा सा हम इसी एग्जाम्पल को रीड आउट करते हैं। वो कह रही जी आपको जो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल शो की हुई है। Matrix form in a College of Business Administration. The academic department of accounting, decision and information system, marketing and so forth are the functional unit. ठीक है, वो सारे functional unit में आ जाते हैं. Overlaid on them are specific program that is product, जो एक कॉलेज की प्रोडक्ट है वो उसके प्रोग्राम्स हैं। Thus member in a matrix structure have a dual chain of command. जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, जो मेंबर है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का, उसको दो चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ता है, टू देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड टू देयर प्रोडक्ट ग्रुप। एक जो BBA को डील कर रहा है उनको भी बताना पड़ेगा उसको, में भी एक जो आपके पास जो उसके अगेंस्ट फंक्शन आपके पास जो आपके फंक्शंस हैं वो कैरी आउट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अ प्रोफेसर ऑफ अकाउंटिंग टीचिंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स में रिपोर्ट टू डायरेक्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एक अकाउंटिंग का टीचर है, उसको क्या है, आपके पास जो डायरेक्टर है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कोई चेयरमैन है उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास ड्यूल चेन ऑफ कमांड है। The strength of a matrix is its ability to facilitate coordination when the organization has a number of complex and interdependent activities. आपके पास थोड़ा सा आपको एडवांटेज ये देता है कि आप कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वहाँ पे आप इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। प्रॉब्लम थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपके दो दो बॉसेज हैं, उन दोनों का रिपोर्ट करना, किसको करनी है किसको नहीं करती, इस तरह की कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज द कन्फ्यूजन इट क्रिएट its tendency to foster power struggle and the stress it places on the individual. Without the unity of command concept, ambiguity about who report to whom is significantly increase and often lead to conflict. किसको मैंने रिपोर्ट करना, मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हेड को जाके बताना था, या मुझे अंडर ग्रेजुएट या PhD लेवल का जो भी उसको डील मैनेजर करता है उसको जाके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह का प्रॉब्लम भी आ जाता है कभी। अच्छा, द फोर्थ वन वो कह रहे हैं कुछ और टाइप नए डिज़ाइन है जो आजकल और भी यूज़ हो रहे हैं। जो पहले तीन थे आपके पास नॉर्मली ओल्ड वन में आते हैं, ये आपके पास थोड़े से न्यू डिज़ाइन ऑप्शंस भी हैं। इसमें नंबर 1 पे आपके पास आ जाती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको आप कह रहे हो नेटवर्क या मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हो।
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट आउटसोर्सेज इट्स मेजर बिजनेस फंक्शन, द मेन वर्ड आउटसोर्स इट्स मेजर बिजनेस फंक्शंस। अब मैंने कोई काम करना है, ठीक है, लेट्स सपोज मुझे किसी ने कहा है कोई ऐप डिज़ाइन कर दें, मैं आईटी की एक्सपर्ट हूँ, ठीक। अब मुझे ऐप डिज़ाइन करने के लिए तो कोई एक अब मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, 2-4 लोग मुझे चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं अपना बिजनेस रन करने के लिए उनको आउटसोर्स कर लूँगी, मैं बाहर से उनको ले आऊँगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे ये मेरा प्रोजेक्ट, शॉर्ट प्रोजेक्ट काम जो भी है उस पर काम कर दे मुझे। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। मैं उनको पूरा साल अपने पास जॉब पे नहीं रख रही, मैं सिंपली छोटे प्रोजेक्ट के लिए उनको हायर करूँगी और फिर मैं उनको फारिग कर दूँगी, ठीक। या मेरे अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मे बी मैं उसके मार्केट करना चाह रही हूँ, मैं 2-4 महीने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर लूँगी। आउटसोर्स का होता है कि आप बाहर से लेके आते हो, उसको आप बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली सेंट्रलाइज्ड विद लिटिल और नो डिपार्टमेंटलाइजेशन। कोई डिपार्टमेंट्स वगैरह आप नहीं बना रहे होते उसमें, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड होती है। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको शेयर किया हुआ है, क्या है जी, इन विच मैनेजमेंट आउटसोर्सेज ऑल द प्राइमरी फंक्शन, जो बेसिक चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें मैं बाहर से ले आऊँगी, आउटसोर्स कर लूँगी। द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव हुज जॉब इज टू ओवरसी डायरेक्टली ऑल एक्टिव एनी एक्टिविटी डन इन हाउस एंड टू कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म अदर क्रूशल फंक्शन फॉर द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। उन्होंने कहा जी एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, 4-5 आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव ग्रुप में लोग हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम कराने के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ले लेते हैं, 3 महीने हमारे साथ काम करो। कमीशन सेल रिप्रेजेंटेटिव को ले लेते हैं, कुछ में भी कुछ फैक्ट्रीज को, कुछ रिसर्च, मैंने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैं 3 महीने के लिए कोई इंडिपेंडेंट रिसर्चर या रिसर्च और डेवलपमेंट की कंसल्टिंग फर्म है उसके साथ कोई मैचअप कर लेती हूँ। तो इसको आप बोलते हो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉपरली, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, आपको अच्छे इनोवेटिव आइडिया, मैं बाहर से कोई नया बंदा हायर कर रही हूँ अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, मुझे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहेंगे, कम पैसों में, मुझे पूरे साल उसको पे नहीं करना, मैं थोड़े अरसे में ज़्यादा आउटपुट भी ले सकती हूँ, इससे मेरे और भी मनी वगैरह सेव हो सकती है, कोई हायरार्कीज़ नहीं होती इतनी यहाँ पे एक। और इसके अलावा कोई मुझे परमानेंट ऑफिसेज उनको देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमानेंटली उनको पे देने की, लाइक पूरा साल सैलरी देने की, जितने तो 3-4 महीने का मेरा प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं उनको हायर करूँगी, उनसे काम कराऊँगी और उनको फारिग कर दूँगी। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्चुअल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर आपके पास एक और है, वो कह रहे हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। बाउंड्री लेस वर्ड से तरफ देखो कि कोई प्रॉपर्ली आप बाउंड्रीज वगैरह सेट नहीं कर रहे होते हो, ठीक। आपके पास जैसे यहाँ पे हमने कहा हुआ है, eliminate vertical and horizontal boundaries within and break down external barrier between the company and its customer। अच्छा, इंटरनल सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज का पहले इन्होंने वर्ड यूज़ किया। सिंपली आपके पास कोई हायरार्कीज नहीं होती हैं, प्रॉपर्ली जैसे आप टीम में नहीं काम कर रहे होते उस तरह आप थोड़ा-सा काम कर रहे होते, बाउंड्री लेस होती है, कोई बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे होते आप। उन्होंने कहा जी ब्रेक डाउन एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नल बैरियर्स का मतलब है ये नहीं, लेट्स सपोज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहती हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जी ये पिंडी को उसने कवर करना है, मैं यहाँ पे बाउंड्री सेट कर देती हूँ। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं, उनका डिफरेंट टीम्स उन्होंने बनाई होती हैं जो डिफरेंट तरह के काम कर रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वो कह रहे हैं जब आप वर्टिकल बाउंड्रीज वगैरह कोई हायरार्कीज, कोई स्टेटस रैंक, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, इस तरह के काम नहीं कर रहे होते हो, आप क्रॉस हायरार्किकल टीम्स बना रहे होते हो। क्रॉस हायरार्किकल टीम्स क्या होती है, हम टीम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप डिफरेंट टॉप मिडल लेवल के सुपरवाइजर, ऑपरेटिव, इस तरह के कुछ मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा कर लेते हो, वो मिल के पार्टिसिपेट करके डिसीजंस वगैरह ले लेते हैं। और इसमें आप कह रहे हो सिंपली 360 परफॉर्मेंस एवेलुएशन का क्या मतलब, आप हर एक बंदा दूसरे को एवेलुएट कर रहा होता है, एवरी पर्सन एवेलुएट अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और आपके पास आप जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं अमेज़ॉन की, क्या आपके पास एक बुक्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, अब वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ओपन टू ऑल, आप कहाँ कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी ऑर्डर करके अपने प्रोडक्ट, अपनी बुक वगैरह में भी वट एवर यू वांट आप मंगवा सकते हैं। ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटर्नल बैरियर भी उन्होंने नहीं रखा हुआ, इसको बोलते हैं आप बाउंडरीलेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लें, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू एलिमिनेट द चेन ऑफ कमांड। कोई मैंने बताया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जब हमने बाउंड्रीज हटा दी हैं तो हमारे पास कोई बॉसी वाली चीज़ नहीं है, चेन ऑफ कमांड इतना नहीं है। लिमिटनेस स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड रिप्लेस डिपार्टमेंट विद एम्पावर टीम्स। हम पहले बढ़ते रहे आए थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, बाउंड्री लेस में हम डिपार्टमेंट्स बनाने के बजाय
प्रॉपरली टीम अप कर रहे होते हैं, लोगों को टीम्स बना रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ तक ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक होती हैं, कुछ हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं ड्यूल अथॉरिटी वाली, फिर हमने कहा कुछ वर्चुअल होती हैं, और अब द लास्ट वन इज बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जब यहाँ तक हमारी टाइप्स खत्म हो गई, अब वो कह रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑर्गेनाइजेशन, द गोल ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स, जो आपने बेसिकली पीछे पढ़ी है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लीनर ऑर्गेनाइजेशन या फोकस या फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं। उसके लिए वो क्या कह रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग कर रही होती हैं। डाउन साइजिंग क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में से लोगों को, आप देखते हो करंट कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो लोगों को अपना स्टाफ में भी रिड्यूस करना शुरू कर देते हो। सेलिंग ऑफ बिजनेस यूनिट दैट डोंट ऐड वैल्यू, मैंने कोई एक प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने उसको क्रिएट किया, लेकिन मुझे बाय द टाइम पता चल रहा है कि इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसको सेल आउट कर देती हूँ, कोई भी इसको यूज़ कर ले। या मैंने 10 बंदे रखे हुए हैं, लेकिन मुझे इतना आउटपुट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ मेरे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, काम तो इतना है ही नहीं, मैं 10 से उसको 7-8 पे ले आती हूँ। इसको हम बोलते हैं डाउन साइजिंग। आप एलिमिनेट कर देते हो, चीज़ें रिड्यूस करना शुरू कर देते हो। क्यों? ताकि आप जो है वो उनको ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा लीनर ऑर्गेनाइजेशन बना लो, ठीक। अच्छा, इन्होंने ओवरऑल ये बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल इन्होंने बताया हुआ है कि लेट्स सपोज अगर आप डाउन साइजिंग करें तो आप क्या करें। उन लोगों को भी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने 10 लोग रखे, मैं 3 निकाल देती हूँ एकदम से, तो उसको आप इस तरह एकदम से नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉय के लिए भी थोड़ा नेगेटिव जाता है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हो, लोगों को बताना शुरू कर देते हो कि डाउन साइजिंग अगर होगी तो हम किस तरह उसको कवर अप कर सकते हैं, लोगों को उनके जो डिसीजंस हैं उनको पार्टिसिपेट कराते हो। क्या पता, अब मैंने 10 लोगों में से मैं 3 को खुद निकालने के बजाय मैं उनके साथ कम्युनिकेट करती हूँ, उनको बताती हूँ कि कुछ लोग खुद ही इसको देखते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट्स लेना शुरू कर दें, या कोई ऐसे पैकेजेस लेना शुरू कर दें, या कहें कि हम 3 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं, आप निकालें मत। मे भी इस ऑर्गेनाइजेशन में डीलिंग्स चल रही होती हैं, तो आप पार्टिसिपेट कराओ। असिस्टेंस आपको, लेट्स सपोज अब मैंने 3 लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से निकालना है, तो मैं उनको कहीं और एडजस्ट करवा देती हूँ, कहीं और मैं उनके लिए उनको असिस्ट कर देती हूँ कि कोई ऐसी जगह उनको जॉब सर्च में हेल्प आउट कर देती हूँ। तो ओवरऑल ने यहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजीज बताई हुई है कि डाउन साइजिंग को आप कैसे डील कर सकते हो। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अभी बात करते हैं, हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन, अभी ओवरऑल चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन के